नमस्कार, मैं मनी भूषण। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में से टॉपिक लेंगे। तो आज हम कोडेट्स क्लास करेंगे। सबसे पहले हम कोडेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें उसका ब्रीफ में क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे। ये पूरा टॉपिक हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे। आज इसके पहले पार्ट का वीडियो है। कोडेटा संघ, कोडेटा इंट्रोडक्शन। कोडेटा संघ एक परिचय। कोडेटा याद रखिएगा संघ है, और वर्टिबेटा इससे अलग है, जिसकी हम आगे स्टडी करेंगे। कई बार कोडेटा वर्टिबेटा को एक ही बता दिया जाता है, कई बार बच्चे कंफ्यूजन भी होते हैं। इसके बारे में हम कंफ्यूजन भी इस वीडियो के अंदर उसकी दूर करेंगे। कोडेटा नाम ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से लिया गया है, कोड प्लस एटा। कोड का अर्थ है रज्जू या कोड, स्ट्रिंग या कोड, और एटा का मतलब है रहित या वहन करना, मतलब स्ट्रिंग या कोड को वहन करने वाला एनिमल्स कोडेटा कहलाता है। इसका संबंध एक सामान्य विशिष्ट लक्षण से है, जो एक सुदृढ़ आधारशील छड़े के आकार की संरचना है, जो शरीर के पृष्ठभाग या पीठ को अवलंब या सपोर्ट करती है। इसको हम पृष्ठरज्जु या नोटोकोड कहते हैं। मतलब जिन एनिमल्स में नोटोकोड पाई जाती है वह कोडेट्स कहलाते हैं। नोटोकोड एक छड़ी के आकार की संरचना है, जो पीठ के बैक में पाई जाती है, जो शरीर को एक सपोर्ट प्रदान करती है, ताकि शरीर उसका जो बैक है वह सीधा रहे। नोटोकोड कोडेटा संघ के सभी सदस्यों में उनके जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाया जाता है। मतलब जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, लोअर कोडेट्स हैं, उनके अंदर ये पूरी लाइफ टाइम नहीं पाए जाते। इसीलिए जीवन की किसी न किसी अवस्था में, जैसे कि अगर वो लार्वल स्टेज में भी उसके अगर नोटोकोड पाई जा रही है तो उसको हम, और एडल्ट में नहीं पाई जा रही तो उसको हम कोडेट संघ में ही रखते हैं। अतः कोडेट्स या रज्जु की वह जंतु होते हैं जिनमें पृष्ठरज्जु या नोटोकोड पाया जाता है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, वो एनिमल्स जिनमें नोटोकोड पाए जाए जीवन की किसी भी अवस्था के अंदर, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो लार्वल या शिशु अवस्था हो, वो नोटोकोड संघ में रखे जाते हैं। जंतु जगत के शेष दूसरे संघों में आने वाले जंतुओं को प्राय अरज्जुकी या नॉन कोडेट्स या इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। फर्स्ट ईयर में हमने इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा था। वह सभी एनिमल्स जिनमें वह इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कोडेट्स में रखे जाते हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक रचना में बैकबोन या नोटोकोड नहीं पाया जाता। सिंपल सी बात है, जिनके अंदर नोटोकोड पाया जाए वो कोडेट्स, जिनमें नहीं पाया जाए वो इनवर्टिब्रेट या अकशेरुकी। अब हम बात करते हैं संघ कोडेटा या फाइलम कोडेटा। कोडेटा संघ या फाइलम कोडेटा की स्थापना बाल्फोर ने 1980 में की थी। ड्यूटेरोस्टोम संघों सबसे विशाल कोडेटा संघ है। यह सर्वाधिक विकसित एवं सबसे महत्वपूर्ण संघ है, जिसके अंतर्गत मनुष्य सहित विभिन्न प्रकार के जीवन तथा विलुप्त जंतु आते हैं। इसकी स्थापना 1980 में बाल्फोर ने की थी। ये सबसे विशाल तो हम नहीं बोलेंगे, विशाल संघ तो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, परंतु यह सबसे विकसित और महत्वपूर्ण संघ है। अगर जैव भार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जैव भार इसी जीव का आता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े एनिमल्स आते हैं। अधिकतर जीवित कोडेट्स सुपरिचित कशेरुकी प्राणियों में आते हैं, जैसे मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ये सब कोडेट्स के अंदर आते हैं। कोडेट्स में वर्टिब्रेट्स में आते हैं। कोडेट वर्टिब्रेट्स में क्या अंतर होता है, हम थोड़ी देर क्लासिफिकेशन जब इसका देखेंगे ब्रीफ में, उसको हम समझा देंगे। इनके अतिरिक्त इनमें बहुत से समुद्री जंतु भी आते हैं, जैसे कंचुकी, ट्यूनिकेट्स या लैंसेलेट्स, यद्यपि ये कम जाने जाते हैं। हम बात करते हैं कोडेट्स की विविधता की, इसकी जो डाइवर्सिटी है वो कितनी ज्यादा है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी संख्यात्मक सामर्थ्य या न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की। जैसे मैंने बताया कि संख्या की दृष्टि के आधार पे कोडेट्स इतना ज्यादा नहीं है। इनवर्टिब्रेट्स की संख्या की जाए, इनवर्टिब्रेट्स से नॉन कोड से पाए जाने वाली जातियों की संख्या कहीं अधिक है। आज तक की खोजों के अनुसार लगभग 65,000 जातियां, इसमें लिखा गया है 64,382 जातियां, 832 जातियां अभी तक अभिलेखित हैं। जो जीवित मोलस्का की जातियां केवल इसमें से
हाँ, अभी तक कोडेट्स की 64,832 जातियां हमने डिस्कवर कर चुके हैं। जो जीवित मोलस्कन की जातियों की केवल आधी है, मतलब मोलस्कन फाइलम है उसका इन्वर्टिब्रेट, उसकी तो सिर्फ आधी है ये। तथा जीवित आर्थ्रोपोड्स की मात्र 10% जातियां हैं। आर्थ्रोपोड्स फाइलम्स की मात्र 10% कोडेट्स हैं और मोलस्कन्स के सिर्फ आधे हैं। मतलब संख्या के आधार पे अगर देखा जाए तो कोडेट्स में जातियां कम है पर इन्वर्टिब्रेट्स में कहीं अधिक है। परंतु जीव भार की दृष्टि से देखा जाए तो कोडेट्स काफी ज्यादा है, क्योंकि इसके एनिमल्स पहले बता चुका हूं काफी बड़े बड़े साइज के होते हैं। दो समूहों यूरोकोडेटा तथा सेफेलोकोडेटा की लगभग 2500 जातियां ज्ञात है। सब फाइलम कशेरुकी या वर्टिब्रेटा, जैसे इसमें लिखा गया है वर्टिब्रेटा, ध्यान रखिएगा सब फाइलम है और कोडेटा फाइलम है। ये हम आगे क्लासिफिकेशन में स्टडी करेंगे। सब फाइलम वर्टिब्रेटा की लगभग 46,500 जातियां हैं, जिनमें सर्वाधिक फिशेज हैं जिनकी 32,120 जातियां हैं। ऐसा अनुमानित है कि एम्फीबियंस की लगभग 6,771, रेप्टाइल्स की लगभग 9,230, बर्ड्स की लगभग 9,026 तथा मैमल्स की करीब 5,416 जातियां ज्ञात है, जिनके बारे में हम जानते हैं। डेफिनेटली अभी कई जातियों की खोज होना बाकी है, हम पृथ्वी के बारे में इतना नहीं जानते। कई ऐसी जगह है पृथ्वी में जहां घने वन पाए जाते हैं, जहां पे कई जातियों की अभी खोज करना बाकी है। गहरे समुद्रों के अंदर भी कोडेट्स की कई वर्टिब्रेट्स, कोडेट्स की कई स्पीशीज है जो अभी तक नहीं मालूम। कई ऐसी है जो हम जानते हैं कि माना जाता है कि एक्सटिंक्ट हो गई, पर कहीं ना कहीं है। तो इसके बारे में ये आंकड़े का स्थिर नहीं है, ये आंकड़े चेंज होते रहते हैं। सर्वाधिक विकसित तथा सबसे विशाल का स्तनधारी जंतु संपूर्ण जंतु जगत की मात्र 0.3% जातियों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कोडेट्स मात्र पूरे पृथ्वी पे 0.03% जातियों को ही रिप्रेजेंट करता है। लगभग 10,000 से अधिक कोडेट्स जातियों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी, जैसे मैंने बताया अभी भी खोज की जानी बाकी है। गहरे समुद्रों में पाए जाने वाली जातियों के बारे में अभी तक इनका कोई। अगर हम साइज की बात की जाए, जातियों की सीमित संख्या होने होते हुए पृथ्वी की बायोमास बनाने में कोडेट्स का समानुपाती योगदान है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, संख्या के मामले में भले ही कोडेट्स की जातियां बहुत कम है, परंतु बायोमास बनाने के अंदर इसका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि यह इस कोडेट से पाए जाने वाले जीव बड़े और भारी होते हैं। इसलिए पृथ्वी की बायोमास का बहुत बड़ा भाग, एनिमल बायोमास का बहुत बड़ा भाग यह बनाते हैं। लगभग सभी कोडेट्स परिमाण में मध्यम से वृहत होते हैं। विशेष तौर पर वर्टिब्रेट्स तो बहुत ही बड़े होते हैं तथा उनमें से अनेक तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवी जंतुओं सबसे विशालकाय होते हैं। भीमकाय ब्लू व्हेल होते हैं, जिसका जूलॉजिकल नेम है बेलेम्प्टेरा मस्कुलस। उसकी लंबाई 35 मीटर तथा भार लगभग 120 टन तक होता है। ये सबसे विशालकाय जंतु है। ये मैमल्स है, याद रखिएगा, ब्लू व्हेल मैमल्स होती है, फिशेज नहीं है। इसी प्रकार राइनोडोन टाइपस व्हेल शार्क की लंबाई 15 मीटर तक होती है। यह राइनोडोन टाइपस जो व्हेल के बाद दूसरे क्रम पर सबसे सर्वाधिक विशाल कशेरुकी है। सबसे छोटी मछली जिसकी लंबाई 10 मिलीमीटर होती है उसका नाम है फिलिपाइन गोपी। ये जीके के भी सवाल आते हैं कई बार, इसमें जीके से भी पूछ लेते हैं। अगर हम इकोलॉजी की बात करें, पारिस्थितिकी की बात करें, कोडेट्स आज मात्रा में सर्वाधिक विशालकाय जंतु ही नर, वरन पारिस्थितिकी की दृष्टि सबसे जंतु जगत सबसे सफलतम जंतु है। अगर विकास क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो कोडेट्स काफी अडेप्टेड और काफी विकसित एनिमल्स है, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हम खुद, मानव होमोसेपियंस सेपियंस, जो बौद्धिक दृष्टि से इतने विकसित हो चुके हैं जिसने लगभग पूरी पृथ्वी पे कंट्रोल कर लिया है। और हमारी बात भी नहीं की जाए तो कई वर्टिब्रेट्स की बात की जाए, चाहे और भी वर्टिब्रेट्स बात की जाए, जैसे कि रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, जितनी भी क्लासेस आती है, रेप्टाइल्स हुआ, एव्स हुआ, एम्फीबियन हुआ, यह सब अगर जो विकास क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो इनवर्टिब्रेट्स और लोअर वर्टिब्रेट्स से कहीं ज्यादा विकसित है। इनमें अधिक, इनका अंग तंत्र अधिक विकसित है, इनकी जो फिजियोलॉजी कहीं ज्यादा विकसित है। इन्होंने अपने आप को वातावरण के अनुसार बहुत अधिक ढाल लिया है। इनके आवासों में रह लेते, किसी प्रकार के आवासों में लेते हैं। उन्होंने अपने आप को आर्थ्रोपोड सहित किसी भी अन्य समूह से अधिक विभिन्न अवस्थाओं में रहने के लिए अनुकूलित बना लिया है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, यह समुद्र में, अलवण जल में, वायु में तथा पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर ध्रुवों से लेकर भूमध्य रेखा तक पाए जाते हैं। पक्षियों तथा स्तनधारियों तो शीत जलवायु के प्रदेशों में भी प्रवेश कर लिया है, क्योंकि उनके शरीर का तापक्रम स्थिर होता है जैसा अन्य किन्हीं जंतुओं में नहीं होता। कहने का मतलब है ये पृथ्वी का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं पाया जाता, यहाँ नहीं पाए जाते। बर्ड्स और मेमल्स जो हम
गर्म खून के होते हैं, सामान्य भाषा में बोले, हमारा तापक्रम स्थिर होता है, हमारी बॉडी के अंदर ये गुण पाया जाता है कि हम हमारा तापक्रम मेंटेन कर सकते हैं। ये बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर ही मात्र पाया जाता है। जैसे कि हमें गर्मी लगती है तो हमें पसीना आ जाता है, और सर्दी लगती है तो कपकपी छूट जाती है, जिससे शरीर गर्म हो जाता है, और पसीना से शरीर ठंडा हो जाता है। तो ये हमारे अंदर और भी कोई गुण होते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, जिससे हम हमारे शरीर का तापमान कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे इस गुण के कारण हमें पृथ्वी के स्तनधारियों को पृथ्वी के किसी भी वातावरण में रहने के लिए अनुकूल कर दिया गया है। सभी अपने लोअर कोऑर्डिनेट समुद्री होते हैं, मछलियां जली होती है, तथा उच्च कोऑर्डिनेट्स प्रधानतः स्थली होते हैं। लोअर कोऑर्डिनेट तो फिशेस जनरली हम जानते हैं जली होते हैं, बाकी सारे स्थली होते हैं। लवण जलीय, उभयचर, एम्फीबियन हम जानते हैं कि पानी और जमीन दोनों पे रखते हैं। पक्षी स्थायी रूप से पानी में नहीं रहता, परंतु इसने एक बर्ड्स ने एक नई ऊंचाई ग्रहण की, उसने एडॉप्टेशन का नया लेवल एक्सेप्ट किया है और वह उड़ने के काबिल हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि इसके कहने का सारा मतलब यही है कि वर्टिब्रेट्स ने या कोऑर्डिनेट्स एक ऐसा फाइलम है जिसने अपने आप को वातावरण के प्रति इतना अनुकूलन कर लिया है कि इसने लगभग संपूर्ण पृथ्वी पे अपना दबदबा कायम किया है, और वो सबसे सफलतम जीवों में से है। संपूर्ण प्राणी जगत में कोऑर्डिनेट संबंध सर्वाधिक ध्यानाकर्षी एवं सर्वाधिक ज्ञात समूह है। इसके दो आंशिक कारण हैं, एक तो उनका बृहद आकार तथा दूसरी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो अपने पारिस्थितिकी तंत्रों में निभाते हैं। डेफिनेटली एक इकोसिस्टम में वर्टिब्रेट बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, एक इकोसिस्टम का एक वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कोऑर्डिनेट्स प्राथमिक अभिरुचि के जंतु है, क्योंकि मनुष्य स्वयं इनके समूह का एक सदस्य है। केवल विशुद्ध जैव वैज्ञानिक विचार दृष्टि से भी कोऑर्डिनेट्स दिलचस्प होते हैं, क्योंकि ये विकास, इवोल्यूशन या डेवलपमेंट तथा पारस्परिक संबंध या रिलेशनशिप के सामान्य जैव वैज्ञानिक सिद्धांतों को बहुत अच्छे से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मतलब इकोसिस्टम के अंदर आज वर्टिब्रेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इकोसिस्टम के मेंटेन करने में, इकोसिस्टम को स्टेबल करने में और इकोसिस्टम को सक्सेस करने में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। इसलिए यह आज बहुत जरूरी और सक्सेसफुल है। इसके आगे की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।